देखिए हम लोग जो है फिजिक्स के पार्ट 2 का जो है पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और गोलीय दर्पण, जिसमें हम लोग कल तक जो है प्रतिबिंब बनने का जो है 3 नियम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हेडिंग कल बताए थे, क्या बताया गया था? गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक है, आज जो है हम पहली हेडिंग यहीं से चालू कर रहे हैं जहाँ तक कल हो गया था। ठीक है, तो क्या था हेडिंग? गोलीय दर्पणों से, हेडिंग क्या था? गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक है, गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम, है ना। हम जो है गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम को पढ़ने वाले हैं, जिसके आधार पर हम जो है अवतल और उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थिति को आसानी से समझ सकते हैं और उसका अपने आप जो है निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो हेडिंग सभी लोग क्या बनाएंगे? गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक है, हेडिंग क्या हो गई? गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम। अब इसमें लिखिए गोलीय दर्पण से, हेडिंग बनाइए और उसमें लिखिए गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के निम्न 3 नियम हैं। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के निम्न 3 नियम है। किसी प्रतिबिंब के निर्धारण के लिए, क्या बताए? गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के निम्न 3 नियम है। किसी प्रतिबिंब के निर्धारण के लिए इनमें से किन्हीं 2 नियमों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इनमें से किन्हीं 2 नियमों का न्यूनतम रूप से उपयोग करके हम किसी प्रतिबिंब का क्या कर सकते हैं? स्थिति निर्धारण कर सकते हैं। तो हेडिंग क्या लिखे? हेडिंग हमारी हो गई गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम, और इसमें क्या लिखे? गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के निम्न 3 नियम है। प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारित करने के लिए इनमें से किन्हीं 2 नियमों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के निम्न 3 नियम है। प्रतिबिंब के निर्धारण के लिए इनमें से किन्हीं 2 नियमों का उपयोग किया जाता है। कितने नियम है? 3 नियम है। ठीक है, कल इसकी हम लोग यह थोड़ा ब्रीफिंग कर चुके हैं, इस बारे में थोड़ा बहुत जान चुके हैं। ठीक है, पहला हो जाएगा प्रथम नियम हो गया। ठीक है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, प्रथम नियम है, द्वितीय नियम है और तृतीय नियम है। ठीक है, तो पहला नियम कल बता चुके थे, क्या? जो भी किरणें जो होंगी, जो भी किरणें क्या होंगी? मुख्य अक्ष के समानांतर आएंगी। ठीक है, जो भी किरणें किसी गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आएंगी, वो सब दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाने वाली हैं? मुख्य फोकस यप से होकर जाने वाली हैं, या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होने वाली हैं। दूसरा नियम क्या कह रहा था? जो भी किरणें जो होंगी, जो भी किरणें कहां से होकर जाएंगी? जो भी किरणें मुख्य फोकस यप से होकर जाएंगी, सब दर्पण से परावर्तन के पश्चात कैसी होंगी? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएंगी। दूसरा नियम क्या कह रहा है? जो भी किरणें, पहला नियम क्या कह रहा था जी? जो भी किरणें, ये तो हमारा हो जाएगा मुख्य अक्ष। ये कौन सा अक्ष हो गया? ये हो जाएगा हमारा मुख्य अक्ष। तो प्रथम नियम में हम क्या पढ़ते हैं? पहले नियम देख लेते हैं फिर लिखेंगे। ठीक है, प्रथम नियम क्या कह रहा है? जो भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होकर आएंगी, वो सब दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएंगी या मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? जो भी किरणें मुख्य फोकस यप से होकर जाएंगी, कहां से होकर जाएंगी? मुख्य फोकस यप से होकर जाएंगी, सब दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर होंगी। ठीक है, जो भी किरणें मुख्य फोकस यप से होकर जाती हैं या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं, सब दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। ठीक है, तीसरा नियम क्या कह रहा है? तीसरा नियम कहता है जो भी किरण, ठीक है, ये केवल अवतल का भी दिखा रहे हैं, जब चित्र बनाएंगे तो दोनों का कर लेंगे। जो भी किरण जो होगी किससे होकर जाएगी जी? जो भी किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जाएगी। कल सबकी परिभाषा बता चुके हैं, फोकस की, मुख्य अक्ष की, वक्रता केंद्र, ये सारी परिभाषाएं हो चुकी हैं। ठीक है, तो जो भी किरणें कहां से, जो भी किरणें वक्रता केंद्र सी से होकर जाएंगी, वह अपने ही मार्ग में क्या करेंगी? वापस लौटेंगी। अपने ही मार्ग में क्या होगा उनका? वापस लौटना हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं में से यही हमारे 3 नियम है प्रतिबिंब बनाने के। इनमें से किन्हीं 2 नियमों का उपयोग करके जो है हम किसी भी प्रतिबिंब को खींच सकते हैं। किसी भी प्रतिबिंब का किरण आरेख हम खींच लेंगे। ठीक है, तो चलिए हेडिंग बनाइए सभी लोग, प्रथम नियम। हेडिंग क्या बनाओगे सभी लोग? लिखिए प्रथम नियम। हेडिंग लिखिए सभी लोग प्रथम नियम, और इसमें लिखिए गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें, हेडिंग है प्रथम नियम, और इसमें लिखिए गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस यप से होकर जाती हैं अथवा मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, नियम में क्या लिखेंगे? गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं अथवा मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, चित्र इसका बना लेंगे हम।
पहला नियम हम देख चुके हैं, क्या कह रहा है पहला नियम जी, जो भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएंगी, ठीक है, वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कैसी होंगी, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस की अक्ष से आती हुई प्रतीत होंगी या मुख्य फोकस से होकर जाएंगी, ठीक है। हम इनमें जो है चित्र का क्या कर लेते हैं, इसमें जो है चित्र बना लेते हैं, है ना। देखिए इसका चित्र हो जाएगा प्रथम नियम का, ठीक है। कौन से नियम का चित्र है जी, प्रथम नियम का। ये हो जाएगा हमारा गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण है ये हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण, ठीक है। कौन सा दर्पण है, अवतल। पता कैसे चला है, ठीक है, कलई किस भाग पर की गई है, ऊपरी भाग पर। दबा भाग कैसा है, परावर्तक है। जब भी दबा भाग परावर्तक होगा और कलई ऊपरी भाग पर कर दी जाएगी, पिंड ऊपरी भाग पर कर दिया जाएगा, तो हम कहेंगे जो है हमारा दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है, ठीक है। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोल रहे थे, ध्रुव, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या है, दर्पण से मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाले प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है वही दर्पण का मुख्य फोकस है, ठीक है। इसे क्या बोल रहे हैं, सी, ठीक है। कहा गया ये हमारी रेखा कौन सी है, ये हमारा हो जाएगा मुख्य अक्ष, ठीक है। तो प्रथम नियम क्या कह रहा है, जो भी रेखा मुख्य अक्ष के समानांतर होकर आएगी सब दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएंगी, मुख्य फोकस यप से होकर जाएंगी, ठीक है। मुख्य फोकस कहां से होकर जाएंगी, यप से। इसी तरह हम किसमें बना सकते हैं, इसी तरह हम जो है अवतल दर्पण तो हो गया है, उत्तल दर्पण में बना सकते हैं। उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या थी, ठीक है। यदि हम कलई कौन से भाग पर कर दें, दबे हुए भाग पर कर दें और उभरा हुआ भाग कैसा हो, उभरा हुआ भाग हमारा परावर्तक हो, तो ऐसे दर्पण को हम कौन सा दर्पण बोलेंगे, ऐसे दर्पण को हम उत्तल दर्पण बोलते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण का जो है फोकस और उत्तल दर्पण का फोकस और वक्रता केंद्र जो है कहाँ होता है, दर्पण के पीछे या कहिए दाईं ओर, ठीक है। अब क्या कहा है, जो भी किरणें, ये तो हमारा हो जाएगा मुख्य अक्ष। कौन सा अक्ष हो जाएगा, मुख्य अक्ष। जो भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएंगी वो मुख्य फोकस यप से होकर जाएंगी या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो उत्तल दर्पण में जो है चूंकि आभास है तो इसलिए हम क्या कहते हैं, आती हुई प्रतीत होंगी। इसलिए हम यहाँ पे दाईं ओर जो है ये जो किरण है डॉटेड लाइन होगी, ये किरण कैसी होगी, पूरी, ठीक है, वास्तविक होगी, ठीक है। इसको चित्र में हम ऐसे दर्शा देंगे, ठीक है। यही प्रथम नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस यप से होकर जाती हैं अथवा मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। कौन सा नियम है, ये पहला नियम है। किसका नियम है, प्रतिबिंब बनाने का नियम है, ठीक है। ये चित्र सभी लोग बना लेंगे। ये कौन सा दर्पण हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा उत्तल दर्पण। कौन से दर्पण का चित्र है, ये उत्तल दर्पण का, ठीक है। दूसरा नियम लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे द्वितीय नियम, ठीक है। तो ये चित्र बना लीजिए और हेडिंग फिर क्या बनाइए, हेडिंग सभी लोग बनाइए द्वितीय नियम, ठीक है। हेडिंग सभी लोग बनाइए द्वितीय नियम, जल्दी करिए। हेडिंग बनाइए द्वितीय नियम, ठीक है। इसमें चित्र थोड़ा चेंज करेंगे। दर्पण से प्रतिबिंब बनने का द्वितीय नियम क्या कह रहा है जी, जो भी किरण, ठीक है, द्वितीय नियम क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस से होकर, ठीक है। नियम को लिखिए, हेडिंग बनाइए द्वितीय नियम और उसमें लिखिए दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, ठीक है। गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है। नियम क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, ठीक है। दर्पण से परावर्तन के पश्चात कैसी होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। चित्र में ध्यान दें, नियम सभी लोग लिख लिए है ना। गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली अथवा मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, ठीक है। हमको पता ही था, ये हो जाएगा हमारा मुख्य फोकस यप हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा वक्रता केंद्र सी। तो नियम में क्या कह रहा है, जो भी प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य फोकस यप से होकर जाएगी, किससे होकर जाएगी, मुख्य फोकस यप से होकर जाएगी, सब गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की कैसे होंगी, समांतर होंगी। सब मुख्य अक्ष की कैसे हो गई, समांतर हो गई। ये हो जाएगा इसका किरण आरेख, ठीक है। यह दूसरे नियम का किरण आरेख हो गया। उत्तल में भी ऐसे करेंगे, ठीक है। उत्तल में क्या करेंगे, अभी हम क्या देख रहे थे, पीछे वाला में जो चित्र था वह देख रहे थे मुख्य अक्ष के समांतर थी।
तो कैसे हो गई, मुख्य फोकस यप से होकर गई। तीर ध्यान दीजिएगा, पहले वाले में तीर ऐसा था, ठीक है, पहले वाले में तीर ऐसा है, क्यों, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी और यप से जाती हुई प्रतीत हो रही थी, ठीक है। लेकिन इसमें चित्र को ध्यान रखेंगे, तीर यहाँ पे बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चित्र को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, कह रहा है जो भी किरण मुख्य फोकस यप से होकर जाएगी या मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, ठीक है। तो इसको चित्र जब बनाएंगे तो किरण कहां से आएगी, किरण जो है मुख्य फोकस से होकर आएगी, ठीक है। सब क्या होगी, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर। अब किरण आ रही है, ठीक है, और दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात कहां से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। हमको कहां से आती हुई प्रतीत होगी जी, मुख्य फोकस यप से। प्रतीत क्यों है, क्योंकि आभास केवल है, ठीक है, आभासी है ना ये चित्र, ठीक है। ये घटना कैसी है, आभासी। कह रहा है जो भी किरण मुख्य फोकस यप से होकर जाएगी, ध्यान दीजिए तीर का निशान आने का होगा और, ठीक है, परावर्तन के पश्चात समानांतर में लौट जाने का होगा। पहले वाले में क्या था, समानांतर में आने का था, परावर्तन के पश्चात ऊपर की ओर लौटने का था। लेकिन दूसरे में अंतर क्या है, मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो रही है। ये कौन सा नियम है, दूसरा नियम है, ठीक है। हम दोनों नियम पढ़ चुके हैं, हेडिंग बनाएंगे तृतीय नियम, ठीक है। हेडिंग कौन सा हो जाएगा, तृतीय नियम। दोनों नियमों को हम फिर से एक बार समझ लेते हैं। पहला नियम क्या कह रहा था, अगर किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस यप से होकर जाती। दूसरा नियम क्या कह रहा है, जो भी किरण मुख्य फोकस यप से होकर जाएगी सब दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। सब क्या होंगी, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तो हेडिंग बनाइए तृतीय नियम, ठीक है। हेडिंग क्या हो जाएगा, हेडिंग बनाएंगे तृतीय नियम। और इसको ये चित्र मिट जाएगा क्यों, क्योंकि ये द्वितीय नियम का चित्र है, ठीक है। हेडिंग क्या बनाए हैं सभी लोग, हेडिंग बनाएंगे तृतीय नियम। तृतीय नियम क्या था, तृतीय नियम क्या बताए थे कि जो भी किरण किससे होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से। तो चलिए हेडिंग बनाइए तृतीय नियम, ठीक है। और उसमें लिखिए ये हमारा कौन सा दर्पण था जी, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, ठीक है। हेडिंग बनाइए तृतीय नियम, थोड़ा और नजदीक कर लेंगे, ज्यादा दूर हो रहा है। ये हो जाएगा हमारा यफ, ये हो जाएगा हमारा सी। ध्यान रखना है जितनी दूरी पी से यफ की है, ठीक है, ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो जितनी दूरी पी से यफ की है उतनी ही दूरी यफ से सी की होगी। अभी हम एक फार्मूला सिद्ध करेंगे, पी बराबर यफ बराबर आर बटे 2। तो चलिए पहले हम नियम पढ़ लेते हैं, तृतीय नियम, ठीक है। किसका तृतीय नियम है, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का तृतीय नियम है। तो हेडिंग क्या बनाए हैं सभी लोग, तृतीय नियम, ठीक है। तो तीसरा नियम लिखिए सभी लोग, देखिए गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, फिर से सुनिए, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आती हैं, ठीक है। उसी मार्ग में क्या होंगी, वापस लौट जाएंगी। नियम क्या है, गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। उसी मार्ग में क्या होंगी, वापस लौट जाएंगी। नियम को एक बार और सुन लेते हैं, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आती है, ठीक है। इसका चित्र देख लेते हैं। नियम में क्या है, फिर से गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें, दिख रहा है गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, यह दर्पण है, दर्पण से परावर्तित हुई और इसी मार्ग में क्या हो गई, वापस लौट गई। इसी मार्ग में क्या हो गई, वापस लौट गई। इसी तरह हम कौन से दर्पण में दिखाएंगे, उत्तल में। चूंकि दाईं तरफ आभास केवल है तो इसलिए हम डॉटेड लाइन दिखाते हैं, ठीक है। जो किरण वक्रता केंद्र की ओर जाएगी, वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होगी, वह उसी मार्ग में क्या होगी, ये तो जाने का प्रतीक था, इसी मार्ग में क्या हो गई, वापस लौट आई है, ठीक है। ये दोनों चित्र हम क्या करेंगे, बना लेंगे। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस
यफ हो जाएगा, ये कौन सा दर्पण है, ये हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण, और ये कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण। ठीक है, इस प्रकार हम गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के तीनों नियमों का अध्ययन कर चुके हैं। अब इस आधार पर हम क्या करेंगे, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचेंगे। दर्पण द्वारा क्या करेंगे, प्रतिबिंब का किरण आरेख। एक बार नियम को फिर पढ़ लेते हैं। प्रथम नियम क्या कहता है, जो भी किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होकर जाएगी सब दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस यफ से होकर जाएगी। दूसरा नियम क्या कहता है, जो भी किरण मुख्य फोकस यफ से होकर जाएगी या मुख्य फोकस की ओर जाएगी सब दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तीसरा नियम क्या कहता है, जो भी किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जाएगी सब उसी मार्ग में वापस लौट आएगी। सब उसी मार्ग में क्या हो जाएगी, वापस लौट आएगी। इस प्रकार हम तीनों नियमों का अध्ययन कर चुके हैं। तो अगली हेडिंग बनाइए, ये हो गए हमारे 3 नियम। ठीक है, अगली हेडिंग क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, अब हमको क्या करना है, प्रतिबिंब का बनने को देखना है। ठीक है, तो हेडिंग हम क्या बना रहे हैं, हेडिंग हो जाएगा हमारा गोलीय दर्पणों द्वारा, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, है ना। अब इसमें हेडिंग में पहली हेडिंग क्या होगी, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। कौन से दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, है ना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये हो जाएगी हमारी इस हेडिंग में हेडिंग। ठीक है, पहले हेडिंग क्या थी, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फिर उस हेडिंग में हेडिंग क्या हो जाएगी, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, कौन से दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, सभी लोग हेडिंग बनाइए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 कॉलम बनाएंगे। कितने कॉलम बनाएंगे, हम यहाँ पे जो है 4 कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, पहला और दूसरा कॉलम थोड़ा जो है बड़ा कर लेंगे, तीसरा और चौथा छोटा रहेगा तो भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि 6 स्थितियां ही हमको लिखनी है। ठीक है, पहले कॉलम में हम क्या लिखने वाले हैं, पहले कॉलम में हम लिखेंगे वस्तु की स्थिति। ठीक है, कौन सी स्थिति है, वस्तु की स्थिति। दूसरे कॉलम में क्या हो जाएगा, दूसरे कॉलम में हो जाएगा प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, दूसरे कॉलम में क्या हो गया, प्रतिबिंब की स्थिति। तीसरे कॉलम में क्या हो गया, तीसरे कॉलम में हो गया प्रतिबिंब का आकार। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार। और चौथे कॉलम में क्या हो गया, प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है, चौथे कॉलम में क्या हो गया, चौथे कॉलम में हो गया तुम्हारा प्रतिबिंब की प्रकृति, है ना। ये 4 कॉलम है, इसमें हम देखते हैं क्या क्या होने वाला है। पहले कॉलम में हम क्या करेंगे, पहले कॉलम में हम लिखेंगे, ये पहला नंबर जो हो जाएगा, पहले कॉलम में वस्तु को कहां रखना है, वस्तु को रखना है अनंत पर। वस्तु कहां है, अनंत पर। प्रतिबिंब कहां जाएगा, प्रतिबिंब चला जाएगा फोकस यफ पर, फोकस यफ पर। ठीक है, प्रतिबिंब कहां चला गया जी, फोकस यफ पर। प्रतिबिंब का जो आकार हो जाएगा अत्यधिक छोटा, प्रतिबिंब का आकार कैसा हो गया, अत्यधिक छोटा या बिंदु आकार भी कह सकते हैं। कैसा आकार है जी, कैसा आकार है, बिंदु आकार। प्रकृति कैसी हो जाएगी, प्रकृति हो जाएगी वास्तविक और उल्टा। ठीक है, वास्तविक उल्टा लिख सकते हैं। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब वास्तविक है। वास्तविक हमको पता है अवतल दर्पण में जो है पी और एफ जो है कहाँ है, बाईं ओर है, इसलिए जो है पी और एफ या कह सकते हैं एफ और सी बाईं ओर है, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब आ रहा है। तो ठीक है, प्रकृति में कैसी हो गई, वास्तविक और उल्टा। दूसरा नंबर हम कहां करेंगे, दूसरा नंबर हो जाएगा वक्रता केंद्र से दूर। ठीक है, वक्रता केंद्र से दूर। वस्तु को कहां रख रहे हैं, वक्रता केंद्र से दूर। प्रतिबिंब कहां जा रहा है, फोकस एफ व वक्रता केंद्र के बीच। फोकस एफ व कहां जा रहा है, फोकस एफ व वक्रता केंद्र के बीच। ठीक है, फोकस एफ व वक्रता केंद्र के बीच। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार कैसा हो जाएगा, छोटा लिखेंगे। प्रतिबिंब का आकार कैसा लिखेंगे, छोटा। और प्रकृति में वही हो जाएगी वास्तविक और उल्टा। प्रतिबिंब कैसी है, वास्तविक और उल्टा। तीसरा नंबर ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये स्थितियां याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी हम आगे देख लेंगे। ठीक है, तीसरा नंबर हम क्या लिखेंगे, तीसरा नंबर प्रतिबिंब कहां पर होगा, तीसरा नंबर जो है वस्तु होगी वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र सी पर लिख सकते हैं। ठीक है, वस्तु कहां है, वक्रता केंद्र
सी पर, प्रतिबिंब भी यहीं पर आएगा। प्रतिबिंब कहाँ आ जाएगा? वक्रता केंद्र सी पर। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ हो गया? वक्रता केंद्र सी पर। आकार में हो जाएगा समान आकार। आकार कैसा हो गया? समान हो गया। ठीक है, जितना बड़ा वस्तु है उतनी ही बड़ी प्रतिबिंब है। प्रकृति कैसी हो जाएगी? वास्तविक और उल्टा। प्रकृति कैसी हो गई? वास्तविक और उल्टा। चौथा नंबर क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र सी पर हो गया। अब चौथा नंबर हो जाएगा वक्रता केंद्र या फोकस व वक्रता केंद्र के बीच लिख सकते हैं। फोकस एफ व वक्रता केंद्र सी के बीच। ठीक है, फोकस एफ व वक्रता केंद्र सी के बीच। ठीक है, वस्तु को कहां रख रहे हैं? फोकस एफ व वक्रता केंद्र सी के बीच। ठीक है, प्रतिबिंब कहां जाएगा? प्रतिबिंब कहां जाएगा? प्रतिबिंब हो जाएगा वक्रता केंद्र सी से दूर। वक्रता केंद्र सी से दूर, या हम लिख सकते हैं वक्रता केंद्र सी व अनंत के बीच। ये भी कर सकते हैं, वक्रता केंद्र सी से दूर या वक्रता केंद्र सी व अनंत के बीच। प्रकृति कैसी हो जाएगी? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अब प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा बनेगा। जितनी बड़ी वस्तु होगी उससे बड़ा क्या होने वाला है? प्रतिबिंब होने वाला है। प्रकृति वही रहने वाली है, वास्तविक और उल्टा। प्रतिबिंब कैसी रहेगी? वास्तविक और उल्टा रहने वाली है। ठीक है, अगली स्थिति हम देख लेते हैं। कौन सी? पांचवी स्थिति। पांचवी स्थिति कहां तक हो गया था? फोकस एफ व वक्रता केंद्र सी के बीच हो गया था। अब हम वस्तु को रखेंगे फोकस पर। कहां रखेंगे? फोकस एफ पर। प्रतिबिंब कहां चला जाएगा? प्रतिबिंब चला जाएगा अनंत पर। ठीक है, प्रतिबिंब कहां चला गया? प्रतिबिंब हो गया अनंत पर। प्रकृति कैसी हो जाएगी? बड़ा। ठीक है, बड़ा विवर्धित भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, बड़ा विवर्धित या केवल बड़ा लिख दीजिए, अत्यधिक बड़ा लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? वस्तु से बहुत बड़ा या अत्यधिक बड़ा लिख देते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ पे अत्यधिक बड़ा। प्रकृति में वही रहने वाला है, वास्तविक तथा उल्टा। छठी स्थिति कहाँ है? छठी स्थिति हो जाएगी ध्रुव P व फोकस F के बीच। ठीक है, ध्रुव P व फोकस F के बीच हमारी वस्तु है। ध्रुव P और फोकस F के बीच हमारी वस्तु है। प्रतिबिंब कहां जाएगा? प्रतिबिंब हो जाएगा दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे। ठीक है, आकार में हम लिखेंगे बड़ा। अब प्रकृति यहाँ पे बदल जाएगी, इस बात का ध्यान रखना है। हमेशा प्रकृति अभी तक कैसी थी? वास्तविक तथा उल्टा। लास्ट वाले में कब? जब वस्तु ध्रुव P व फोकस F के बीच है, प्रकृति कैसी हो गई? प्रकृति हो गई आभासी तथा सीधा। आभासी तथा कैसा हो गया? आभासी तथा सीधा हो गया। ठीक है, अब आपको ये कठिन लग रहा होगा, याद कैसे होगा? तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए 6 पॉइंट बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 पॉइंट बना लेते हैं। पहले में हम लिखते हैं अनंत पर। पहले में क्या लिखते हैं? ये याद रखिए, बस यही पॉइंट याद रखेंगे, किरण आरेख खींचना आ जाएगा। अनंत पर। दूसरा हो जाएगा सी से दूर। सी से दूर। तीसरा हो जाएगा सी पर। सी तो समझ में आ रहा है ना? वक्रता केंद्र पर। ठीक है, सी क्या है? वक्रता केंद्र। लिख देते हैं, नहीं आता है तो। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र सी से दूर। तीसरा हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। ठीक है, यही पॉइंट याद रखना है इतना। कहां? वक्रता केंद्र पर। ठीक है, वक्रता केंद्र पर। चौथा नंबर क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र सी व एफ के बीच। सी हो जाएगा वक्रता केंद्र, एफ हो जाएगा फोकस। सी व एफ के बीच। सी व एफ के बीच। पांचवी स्थिति क्या हो जाएगी? अनंत पर। पांचवी स्थिति हो जाएगी फोकस पर। अनंत हो चुका है। ठीक है, पांचवी स्थिति क्या हो जाएगी? पांचवी स्थिति हो जाएगी फोकस पर। ठीक है, और छठी स्थिति क्या हो जाएगी? ध्रुव P व फोकस F के बीच। ठीक है, ध्रुव P व फोकस F के बीच। अभी छठे को इस गेम से बाहर कर देते हैं, छठे को इस स्थिति से बाहर करते हैं। देखिए अब, ठीक है, याद करने की इसको जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या करेंगे? सबसे पहले हम वस्तु को रखेंगे अनंत पर। वस्तु कहाँ है हमारी? वस्तु हमारी सबसे पहले कहाँ होगी? अनंत पर। प्रतिबिंब तुरंत ही 5वें नंबर पर होगा। प्रतिबिंब कहाँ चला गया? फोकस F पर। वस्तु अनंत पर हो गई, प्रतिबिंब कहाँ हो गया? फोकस F पर। ठीक है, अब हम क्या करें? वस्तु को बाएं से दाएं की ओर ले जाएं। वस्तु को कहाँ ले जाओगे? वस्तु को ले जाओ बाएं से दाएं। वस्तु कहाँ से गई? बाएं से दाएं चली गई। प्रतिबिंब जो होगा दाएं से बाएं आ जाएगा। प्रतिबिंब क्या होगा? इसका उल्टा होगा। प्रतिबिंब कहाँ आएगा? प्रतिबिंब दाएं से बाएं आ गया। जैसे
हम क्या कर रहे थे, छठा छोड़ देना है, ठीक है। पहले वस्तु को कहां रखोगे, अनंत पर रखोगे। वस्तु को कहां पर रखोगे, अनंत पर। प्रतिबिंब कहां पर होगा, फोकस पर होगा। प्रतिबिंब कहां पर होगा, फोकस पर होगा, ठीक है। दूसरी स्थिति में हम एक स्टेप और आगे चलेंगे, ये स्टेप याद रहेंगे, याद करने की बाकी चीजें जरूरत नहीं होगी, ठीक है। ये सब रटने की जरूरत नहीं होगी, तो स्टेप याद रखिएगा। वस्तु को जब हम अनंत पर रख रहे हैं, प्रतिबिंब कहां चला गया है, फोकस पर चला गया है। प्रतिबिंब कहां चला गया है, फोकस पर। वस्तु को दूसरे स्टेप पर ले जाओ। वस्तु को कहां ले जाओगे, दूसरे स्टेप पर। वस्तु कहां होगी, वक्रता केंद्र सी से दूर। प्रतिबिंब एक स्टेप इधर खिसक आया है, प्रतिबिंब एक स्टेप क्या होगा, इधर खिसक आएगा। प्रतिबिंब कहां जाएगा, वक्रता केंद्र सी व फोकस एफ के बीच, ठीक है। वस्तु जब पहले भी थी, प्रतिबिंब पांचवें पर था। वस्तु दूसरे पर आई, प्रतिबिंब चौथे पर आ गया। वस्तु तीसरे पर आई। वस्तु कहां होगी तीसरी स्थिति में, जब वस्तु अनंत पर थी, प्रतिबिंब फोकस पर था। वस्तु वक्रता केंद्र से दूर हुई, वस्तु प्रतिबिंब सी व एफ के बीच हो गया। वस्तु कहां आई, वक्रता केंद्र सी पर आई, प्रतिबिंब भी इसी पर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 2 3 इधर आएंगे, 1 2 3 इधर आ जाएगा, ठीक है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर आएगी तो प्रतिबिंब इधर खिसक रहा है, वस्तु इधर से इधर जा रही है, प्रतिबिंब इधर से इधर आ रहा है। देख रहे हैं, जब वस्तु अनंत पर है, प्रतिबिंब कहां पर था, फोकस एफ पर। वस्तु सी से दूर, वक्रता केंद्र से दूर हुई, प्रतिबिंब कहां गया, सी व एफ के बीच आ गया। वस्तु कहां आएगी, वक्रता केंद्र पर आएगी, प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर आ जाएगा। प्रतिबिंब भी कहां आ जाएगा, वक्रता केंद्र पर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, वस्तु तीसरी से चौथी पर जाएगी। कहां जाएगी, वस्तु सी व एफ के बीच आएगी। प्रतिबिंब जो अभी वक्रता केंद्र पर था, वो इधर खिसकने की प्रकृति रख रहा है, इसलिए वो कहां जाएगा, वक्रता केंद्र से दूर जाएगा। पांचवी स्थिति क्या हो जाएगी, वस्तु फोकस पर होगी, प्रतिबिंब कहां पर होगा, अनंत पर होगा। छठी स्थिति ध्यान रखना है, जब वस्तु, ये अलग है सबसे, ठीक है। ये क्या है, जब वस्तु पी और एफ के बीच होगा तो कहां चला जाएगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। केवल यही स्थिति याद रखनी है। अगर हम ये 6 स्टेप याद रख लें, ठीक है, बाकी चीजें हमको याद रखने की जरूरत नहीं है। जो ही वस्तु अनंत पर होगी, प्रतिबिंब कहां पे रखिए, फोकस पर। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। वस्तु अनंत पर, प्रतिबिंब कहां, फोकस पर। वस्तु सी से दूर हुई, प्रतिबिंब कहां हुआ, सी व एफ के बीच हुआ, सी व एफ के बीच हुआ। वस्तु अब इधर जा रही है, कहां पर जाएगी, वक्रता केंद्र पर आएगी, प्रतिबिंब इधर से खिसक कर वक्रता केंद्र पर आएगा। चौथी स्थिति में वस्तु सी व एफ के बीच जाएगा, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी से दूर जाएगा। पांचवी स्थिति में वस्तु फोकस पर जाएगी, प्रतिबिंब अनंत पर आएगा। छठी स्थिति में वस्तु पी व एफ के बीच होगी, जो याद रख रहे हैं वो दर्पण के पीछे चला जाएगा, ठीक है। और प्रकृति कैसी हो जाएगी, आभासी तथा सीधा, ठीक है। अब हमको लगता है सबको समझ में आ गया होगा, नहीं आएगा तो बताएंगे, फिर से बताया जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, किरण आरेख खींच लेते हैं, ठीक है। देखते हैं किरण आरेख का खींच पाते हैं या नहीं, ठीक है। कोशिश करते हैं, समझ में आ जाए सबको किरण आरेख कैसे खींचा जाएगा, ठीक है। अब देखिए पहली स्थिति में, पहला स्थिति में क्या है, पहले हम, ये अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण बना देंगे, ठीक है। अवतल दर्पण में हमको पता है ये पिंड कहाँ होने वाला है, पिंड जो है उभरे तल पर होगा, परावर्तन दबे तल से होगा, ठीक है। दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण का फोकस होता है एफ, ठीक है। दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा एफ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र सी हो जाएगा। जितनी दूरी पी से एफ की है, उतनी ही दूरी एफ से सी की भी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर दिए, सी कर दिए। वस्तु को कहाँ रखना है, वस्तु को अनंत पर रखना है। वस्तु को कहाँ रखना है, वस्तु को अनंत पर रखना है। तो हम वस्तु को दिखाते नहीं है क्योंकि अनंत पर है, ठीक है। लेकिन यहाँ से हम क्या मान सकते हैं, ऐसे वस्तु होगी, ठीक है। मान सकते हैं क्या, वस्तु ऐसे होगी, और वस्तु से क्या चलेंगी, वस्तु से क्या चलने वाली है, मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें चलने वाली हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर क्या होने वाली हैं, प्रकाश किरणें, ऊपर और नीचे दोनों से। अभी दर्पण बनने के, प्रतिबिंब बनने के 3 नियम पढ़ाए थे, क्या, जो भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएंगी, सब दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएंगी, फोकस एफ से होकर जाएंगी। कहां से होकर जाएंगी जी, फोकस एफ से। दूसरा नियम क्या बताए थे, जो भी किरण जो होगी, जो भी किरण फोकस एफ से होकर जाएगी, सब दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। सब दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तीसरा नियम क्या कह रहा था, तीसरा नियम कह रहा है, तीसरा नियम क्या कह रहा है, जो भी किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जाएगी, किससे होकर जाएगी, सी से, वह उसी मार्ग में क्या हो जाएगी, वापस लौट आ जाएगी। इन्हीं में से किन्हीं 2 नियमों का उपयोग करके हम प्रतिबिंब का निर्धारण कर सकते हैं। इन्हीं में से किन्हीं 2 नियमों का उपयोग करके हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब का निर्धारण कर देंगे। नियम ध्यान रख लीजिए, जो भी किरण वक्रता केंद्र
जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी सब दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर जाएगी। जो भी किरण मुख्य फोकस F से होकर जाएगी वो सब दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होगी। तीसरा क्या होगा, जो भी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी सब दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आएगी। अब हमको उम्मीद है कि ये नियम याद हो गए होंगे, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो पहला नियम हमारा जो था क्या, मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरण आएगी सब दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां पर होकर जाएगी, मुख्य फोकस F पर होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, मुख्य फोकस पर आकर मिल गई। जब वस्तु कहां पर थी, अनंत पर थी। वस्तु कहां पर है, अनंत पर। प्रतिबिंब कहां पर बन गया, फोकस पर, यहीं पर हो जाएगा प्रतिबिंब। आकार कैसा होगा, अत्यधिक छोटा बिंदु आकार। तो F पर देख रहे हैं प्रतिबिंब कैसा हो गया, अत्यधिक छोटा भी होता है, जरूरी नहीं बिंदु आकार भी हो, थोड़ा बड़ा भी हो जाता है, लेकिन हम कह सकते हैं अत्यधिक छोटा बिंदु आकार है। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, यह पहली स्थिति का किरण आरेख है। वस्तु को कहां पर रखे, अनंत पर, मुख्य अक्ष के, वस्तु से मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण आई, दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर गई, F से, और F पर ही इन्होंने वस्तु का क्या कर दिया, प्रतिबिंब बना दिया। इसको हम एक और तरीके से बना सकते थे, ऐसे। ठीक है, अभी यह केवल पहले नियम का उपयोग है, हम कह रहे हैं दो नियमों का उपयोग करके भी बनाएंगे ना किरण आरेख। कितने नियमों का उपयोग करके बनाएंगे, दो, लेकिन इसमें तो केवल एक ही नियम प्रयोग होगा। क्या, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आई वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर गई, मुख्य फोकस F से होकर गई। हम दोनों दो नियम का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, दो नियम का उपयोग करेंगे तो इस चित्र को कैसे बनाएंगे, दोनों पहली स्थितियों की व्याख्या है, दोनों जो है पहली स्थितियों की व्याख्या है। यहाँ पे ध्रुव हो जाएगा P, ये हो जाएगा फोकस F, ये हो जाएगा वक्रता केंद्र, ये हो जाएगा हमारा वक्रता केंद्र C। क्या हो जाएगा जी, वक्रता केंद्र C। हम दूसरे और तीसरे नियम का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, जो भी किरण मुख्य फोकस F से होकर जाएगी, जो भी किरण कौन से, मुख्य किरण, जो भी किरण मुख्य फोकस F से होकर जाएगी सब दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। सब क्या होंगी, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य किरण मुख्य अक्ष के समांतर। देखो फोकस F से होकर गई और मुख्य अक्ष के कैसे हो गई, समांतर हो गई। तीसरा नियम क्या है, इसमें हम केवल पहला नियम उपयोग में लाए हैं, मुख्य अक्ष की समांतर किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर गई। इसमें हम दो नियमों का उपयोग करेंगे, क्योंकि कहा गया प्रतिबिंब निर्धारण के लिए दो नियमों का उपयोग कर सकते हैं, दो नियम का ही उपयोग करते हैं। तो हम इसमें दूसरे और तीसरे नियम का, कौन सा, एक तो जो मुख्य फोकस F से होकर जाएगी दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होगी। दूसरा नियम क्या कहता है, जो भी किरण वक्रता केंद्र से, तीसरा नियम है, जो भी किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाएगी, किससे होकर जाएगी, C से होकर जाएगी। ठीक है, थोड़ा और इधर खींच लेते हैं, ध्यान रखिए जितनी दूरी P से F की होगी उतनी ही दूरी किसकी हो जाएगी, उतनी ही दूरी जो है F से C की होगी। ठीक है, थोड़ा और इसको सही कर लेते हैं, जो ये हमारा हो जाएगा C। तो पहला नियम, दूसरे नियम का क्या था, जो भी किरण मुख्य फोकस F से होकर गई सब दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। दूसरा नियम क्या कह रहा था, जो भी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी सब दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, उसी मार्ग में वापस लौटेगी। ये गई और ये किरण आने का है। ठीक है, अब ये दोनों किरणें जो F से होकर आई थी और जो C से होकर आई थी, जहां पर मिलेंगी वहीं पर क्या होने वाला है, वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब होने वाला। कहा गया था छोटा भी हो सकता है या बिंदु आकार भी, तो यहाँ पे बिंदु आकार है, अत्यधिक छोटा यहाँ पे दिख रहा है। वस्तु अनंत पर होगी, वस्तु कहाँ होगी, वस्तु हम यहाँ पे अनंत पर दिखाते हैं। ये हमारी हो जाएगी वस्तु, ये क्या हो जाएगी, वस्तु हो जाएगी। ठीक है, और ये हो जाएगा इसका किरण आरेख। ये दोनों किरण आरेख पहले की स्थितियों को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, पहले की स्थिति को ही हम क्या कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। ये दोनों किरण आरेख दोनों बना सकते हैं। ठीक है, ये दोनों किरण आरेख किसके हैं, पहली स्थिति के हैं। क्या, जब वस्तु कहां पर है, अनंत पर है। इसमें केवल पहले नियम का उपयोग किया गया, मुख्य अक्ष के समांतर किरण आई, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर गई तो बिंदु आकार का प्रतिबिंब बन गया। कहा गया अत्यधिक छोटा या बिंदु आकार हो सकता है। ठीक है, इसमें हम क्या देख रहे हैं, दूसरे और तीसरे नियम का उपयोग किए, प्रतिबिंब कहां पर बन गया, फोकस पर। प्रतिबिंब कहां पर बन गया जी, प्रतिबिंब हो गया फोकस F पर। क्या देख रहे हैं, प्रतिबिंब, वस्तु देखिए, ये हो जाएगा हमारा मुख्य अक्ष। ये कौन सा अक्ष है, ये हो जाएगा हमारा मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु थी, मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बन रहा है। मुख्य अक्ष के नीचे क्या बन रहा है, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब उल्टा हो गया कि नहीं, वस्तु के सापेक्ष। वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर थी, प्रतिबिंब कहाँ आया, मुख्य अक्ष के नीचे आया। प्रतिबिंब कहाँ आ गया, हम यहाँ पे नाम रख सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, ए और इसको बी डैश लिखते हैं प्रतिबिंब को। ये तो फोकस था, यहाँ पे फोकस ये दर्शा देंगे। ठीक है, तो ये दोनों किरण आरेख एक ही के हैं। ठीक है, तो हम दोनों क्या कर लेंगे, दोनों किरण आरेखों को बना लेंगे, दोनों किरण आरेख खींच लेंगे।
ठीक है, ये कौन सी स्थिति का है? जब वस्तु कहाँ है, जब वस्तु कहाँ है जी, जब वस्तु अनंत पर है। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर है, ये उस स्थिति की व्याख्या है। ठीक है, दोनों किरण आरेख हमको लगता है समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। अब दूसरी स्थिति में आते हैं। ठीक है, बताया गया था 6 स्टेप याद रखेंगे, वस्तु को अनंत पर रखेंगे, फोकस पर प्रतिबिंब होगा, सी से दूर रखेंगे, सी व एफ के बीच आएगा, सी पर रखेंगे, प्रतिबिंब भी सी पर आएगा, वस्तु को सी व एफ के बीच रखेंगे, प्रतिबिंब सी से दूर हो जाएगा, वस्तु को फोकस एफ पर रखेंगे, प्रतिबिंब अनंत पर हो जाएगा, छठी स्थिति में पी व एफ के बीच होगा, प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे चला जाएगा, 5 स्थिति में वास्तविक तथा उल्टा होगा, छठी स्थिति में आभासी तथा सीधा होगा। तो ये दोनों किरण आरेख पहली स्थिति को ही डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, हम दूसरी स्थिति का किरण आरेख देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा, बहुत ही सरल है ये सब। हम जो है दूसरी स्थिति का जो है किरण आरेख खींचते हैं। सबसे पहले क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जो है हम एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण, ये हो जाएगा उसका ध्रुव पी हो जाएगा, ये हो जाएगा फोकस एफ और ये हो जाएगा वक्रता केंद्र सी। ये क्या हो जाएगा हमारा वक्रता केंद्र सी। वस्तु को कहाँ रखना है, वस्तु को, ये तो हमारा मुख्य अक्ष है ही, ये हमारा कौन सा अक्ष है, ये हमारा हो जाएगा मुख्य अक्ष। वस्तु को ध्यान रखिए कहां से रखना है, वक्रता केंद्र सी से दूर रखना है। ठीक है, तो ये हमारा सी है, इससे दूर हम क्या कर दिए, इससे दूर वस्तु को रख दिए। ठीक है, इससे दूर क्या कर दिए जी, वस्तु को रख दिए। अब वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चली, वस्तु से क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चली, तो हम पहले नियम का उपयोग कर रही है। पहला नियम क्या कह रहा था, जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी, जो भी किरण क्या होगी, जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी, सब दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएंगी, मुख्य फोकस एफ से होकर जाएंगी। तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण आई, दर्पण से टकराई और परावर्तित होकर कहां से होकर गई, परावर्तित होकर एफ से होकर गई, मुख्य फोकस एफ से होकर गई। अब दूसरा या तीसरा नियम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा नियम क्या कह रहा था, जो भी किरण मुख्य फोकस एफ से होकर जाएगी, जो भी किरण कहां से होकर जाएगी, मुख्य फोकस एफ से होकर जाएगी, सब दर्पण से परावर्तन के पश्चात कैसे होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर होंगी। सब दर्पण से परावर्तन के पश्चात कैसी होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तीसरा नियम ही देख लेते हैं, जो भी किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जाएगी, सब उसी मार्ग में क्या होगी, वापस लौटेगी। तो पहले नियम का तो हम उपयोग कर लीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आई, दर्पण से टकराई, परावर्तित हुई और क्या हो गई, मुख्य फोकस एफ से होकर गई। अब कि दूसरा या तीसरा नियम, किन्हीं दो नियमों में से, इन दोनों में से किसी भी एक नियम का उपयोग करके हम किरण आरेख क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरे नियम का उपयोग कर लेते हैं। पहले नियम का उपयोग हो चुका है, दूसरे का उपयोग कर लेते हैं। एक किरण को हम जो है कहां से गुजारेंगे, मुख्य फोकस एफ से गुजारेंगे। कहां से गुजारेंगे, मुख्य फोकस एफ से गुजारेंगे, जो दर्पण से परावर्तित होकर क्या करेगी, मुख्य अक्ष के समांतर होगी। जो दर्पण से परावर्तित होकर क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। अब ये दोनों किरणें जहां पर एक दूसरे को काट रही हैं, वहीं पे वस्तु का क्या होने वाला है, प्रतिबिंब होने वाला है। वहीं पे क्या होने वाला है, वस्तु का, वहीं पे जो है वस्तु का प्रतिबिंब हो गया हमारा। अब प्रतिबिंब देखिए कहां पर आ रहा है, प्रतिबिंब सी और एफ के बीच आ रहा है। वस्तु कहां थी, सी से दूर थी। वस्तु कहां थी, सी से दूर थी। तो वस्तु जब सी से दूर होगी तो प्रतिबिंब कहां जाएगा, फोकस एफ और वक्रता केंद्र सी के बीच। हमको देख रहे हैं हमारी प्रतिबिंब कहां आया, फोकस एफ और वक्रता केंद्र सी के बीच आ गया। तो स्थिति समझ में आ गई, यानी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनने वाला है, फोकस एफ और वक्रता केंद्र सी के बीच। यहाँ पे नाम रख देते हैं ए और बी। यहाँ पे प्रतिबिंब हो जाएगा ए डैश और बी डैश। प्रतिबिंब देखिए, वस्तु कहां है, मुख्य अक्ष के ऊपर है। वस्तु कहां है, मुख्य अक्ष के ऊपर। प्रतिबिंब कहां आया, मुख्य अक्ष के नीचे आया, यानी उल्टा बन गया। वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब कैसा हो गया, उल्टा हो गया। और चूंकि डॉटेड लाइन का उपयोग नहीं है इसलिए वास्तविक है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा हो गया, वास्तविक। तो जब वस्तु सी से दूर होगी, प्रतिबिंब कहां आएगा, सी और एफ के बीच आएगा। जरूरी नहीं है कि हम जो है कौन से नियम का उपयोग करें, तीसरे ही नियम का उपयोग करें, दूसरे ही नियम का उपयोग करें। पहला और दूसरा जरूरी नहीं है उपयोग में आए, दूसरा और तीसरा से भी हम क्या कर सकते थे, किरण आरेख खींच सकते थे। ठीक है, किससे खींच सकते थे, दूसरा और तीसरा से, या पहला और तीसरा से भी किरण आरेख खींचा जा सकता है। जैसे हम चलिए देख लेते हैं एक बार दूसरे और तीसरे से कैसे इसका किरण आरेख खींचेंगे, दूसरे और तीसरे नियम का उपयोग करके कैसे इसका किरण आरेख खींचेंगे। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं, है ना। ये पहले सभी लोग बना लेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये चित्र को बना लेंगे। एक और स्थिति से इसका किरण आरेख खींचा जा सकता था, कैसे, ध्यान देते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा
फोकस हो जाएगा यफ, और ये हो जाएगा वक्रता केंद्र सी। ठीक है, वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा हमारा सी। अब हम क्या करेंगे, दूसरे और तीसरे नियम का उपयोग करेंगे। दूसरा नियम क्या कह रहा था, जो भी किरण मुख्य फोकस यफ से होकर जाएगी दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होगी। तो यहाँ से गुजारोगे और ये हो जाएगा क्या, मुख्य अक्ष के समांतर। ये किरण क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर। एक किरण को तीसरे नियम के अनुसार एक किरण को कहां से गुजारेंगे, वक्रता केंद्र सी से, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौटेगी। तो जो भी किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जाएगी सब जो है दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में क्या हो गई, वापस लौट गई। ये दोनों किरणें, ठीक है, जो यफ से होकर गई थी और जो सी से होकर गई थी, जहां पे काट रही है वहीं पे क्या बनने वाला है, वस्तु का, वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनने वाला है। प्रतिबिंब ध्यान दीजिए कहां बना, सी और यफ के बीच बना है। प्रतिबिंब कहां बना है, सी और यफ के बीच बना है। वस्तु कहां थी, वस्तु जो है वस्तु सी से दूर थी। ठीक है, तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, या चाहो तो थोड़ा यहाँ पे ऊपर से ले आ सकते हो। ये हो जाएगा हमारा सी। यहां से क्या करेंगे, यहां से गुजार देंगे, जहां पे ये दोनों मिल रही है वहीं पे क्या बना देंगे, वहीं पे प्रतिबिंब बना देंगे। वहीं पे किसको बना देंगे, वहीं पे प्रतिबिंब बना देंगे। ये भी हो सकता है किसका, दूसरे का ही। ठीक है, कौन से नियम का उपयोग करके, दूसरे और तीसरे नियम का उपयोग करके। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी वस्तु। एक किरण कहां से गई थी, फोकस यफ से होकर गई थी, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। दूसरी किरण को प्रकाशित केंद्र वक्रता केंद्र से गुजार दिए, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में क्या हो गई है, वापस लौट गई है। जहां पे ये दोनों किरणें काट रही हैं वहीं पे क्या हो गया, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहां बना, यफ और सी के बीच बना। फोकस यफ और वक्रता केंद्र सी के बीच बन गया है। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, प्रतिबिंब हो जाएगा ए डैश और यहाँ पे बी डैश। अभी भी देख रहे हो एकदम वही स्थिति बनाई गई है। कौन से नियम का उपयोग है, दूसरे और तीसरे का। तो पिछला वाला चित्र बना लीजिए, ज्यादा अच्छा था। ठीक है, ये भी बना सकते हैं, ये भी है किरण आरेख वही है। ठीक है, किसका किरण आरेख है, दूसरे का किरण आरेख है। आया समझ में सबको, तीसरे का बना देते हैं। ठीक है, सभी लोग ध्यान दीजिए, कठिन नहीं है ये, है ना। तीसरे का हम क्या करेंगे, किरण आरेख खींचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक फिर अवतल दर्पण खींच लेंगे, फिर वही क्रिया देखेंगे। पी हो जाएगा, यफ हो जाएगा और सी हो जाएगा। ठीक है, पी एफ और सी। अब वस्तु को कहां रखना है, वक्रता केंद्र पर रखना है। वस्तु को कहां रखना है, तीसरी स्थिति हम देख रहे हैं, वस्तु कहां है, तीसरी स्थिति में वस्तु वक्रता केंद्र सी पर है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वस्तु को रख देते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। प्रकाश की किरण चली, पहला नियम लागू करिए, जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी सब दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस यफ से होकर जाएंगी। कहां से होकर जाएंगी जी, मुख्य फोकस यफ से होकर जाएंगी। अब दूसरे नियम का उपयोग करिए, क्योंकि तीसरा नियम उपयोग में नहीं आएगा, क्योंकि वस्तु सी पर ही है। तो सी पर से किरण कैसे जाएगी, तो पहले और दूसरे नियम का उपयोग करके हम प्रतिबिंब का निर्धारण करेंगे। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है, जो भी किरण मुख्य फोकस यफ से होकर जाएगी सब दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होने वाली है, सब दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होने वाली है। सब दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर। जहां पे ये दोनों किरणें काट रही थी वहीं पे क्या बनने वाला है, प्रतिबिंब बनने वाला है। वहीं पे क्या बनने वाला है, वहीं पे हमारा हो जाएगा प्रतिबिंब। ठीक है, जहां पे ये दोनों किरणें काटेंगी वहीं पे हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब। देख रहे हैं वस्तु कहां पर थी, ये वस्तु है ए और बी, ये तो हमारी स्थिति सी की है, वक्रता केंद्र है। और ये हो जाएगा हमारा बी डैश और ए डैश। क्या हो जाएगा जी, बी डैश और ए डैश हो जाएगा। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं, देख क्या रहे हैं जी, इसको हम तीर का निशान दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि किरण ऐसे आई थी, टकरा कर वापस यहाँ से गई, और एक यफ से होकर गई जो टकरा कर ऐसे चली गई। ठीक है, जो टकरा कर दिख रहा है ना। अब क्या हुआ, देख क्या रहे हैं, वस्तु कहां पर है, वक्रता केंद्र पर है। प्रतिबिंब कहां आया, वक्रता केंद्र पर आया। ठीक है, प्रतिबिंब कहां आया, वक्रता केंद्र पर आया। तो क्या देख रहे हैं, जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा क्या होने वाला है, प्रतिबिंब। जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा क्या होने वाला है, प्रतिबिंब। समान आकार है, आकार कैसा है, समान आकार। जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब है। अंतर क्या है, वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर है, वस्तु कहां है, मुख्य अक्ष के ऊपर। प्रतिबिंब कहां जाएगा, मुख्य अक्ष के नीचे। प्रतिबिंब कहां आएगा, मुख्य अक्ष के नीचे। इस प्रकार कौन सी स्थिति का हम निर्धारण कर चुके हैं, तीसरी स्थिति का। कौन सी स्थिति का निर्धारण हो गया, तीसरी का। चौथी क्या होगा, चौथी भी ध्यान दे देते हैं। ठीक है, चौथी स्थिति देखते हैं, ये बना लेंगे तीसरी स्थिति की। कहां था वस्तु, तीसरी स्थिति में वस्तु वक्रता केंद्र सी पर था। चौथी स्थिति में देखते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक दर्पण ले लेंगे, फिर अवतल, क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा ही प्रतिबिंब का निर्धारण है। ठीक है, ये हो जाएगा ध्रुव P
फोकस F और वक्रता केंद्र C। अब चौथी स्थिति हमारी क्या कह रही थी? चौथी स्थिति में वस्तु कहां पर है? फोकस F व वक्रता केंद्र C के बीच है। ये हो जाएगा फोकस F, ये हो जाएगा वक्रता केंद्र C। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं? वस्तु को रख देते हैं। क्या कर दिए? वस्तु को रख दिए यहाँ पर, है ना। अब यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर किरण चली जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर गई, मुख्य फोकस F से होकर गई, ठीक है। और दूसरा नियम क्या कहता है? ठीक है, दूसरा नियम क्या कहेगा? जो भी किरण मुख्य फोकस F से होकर जाएगी सब, ठीक है, सब क्या करेंगी? दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होंगी। सब दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होंगी। जहां पे ये किरण बढ़ेगी वहीं पे क्या होने वाला है? जहां पे ये किरणें मिलेंगी वहीं पे प्रतिबिंब बन जाएगा। तो प्रतिबिंब कहां जा रहा है? C से दूर जा रहा है। प्रतिबिंब कहां जाएगा? वक्रता केंद्र से दूर। कब? जब वस्तु फोकस F व C के बीच है। जब वस्तु कहां है? फोकस F व C के बीच, ठीक है, फोकस F व C के बीच है। ये हमारा हो जाएगा वस्तु AB, प्रतिबिंब हो जाएगा A डैश B डैश। देख क्या रहे हैं? जितनी बड़ी वस्तु है उससे बड़ा प्रतिबिंब। यहाँ पे लिखा गया है प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? बड़ा होगा। प्रतिबिंब का आकार कैसा हो गया? बड़ा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इसका किरण आरेख। ये हो जाएगा हमारा क्या? किरण आरेख, ठीक है। ये हो जाएगा इसका किरण आरेख। कौन सी स्थिति है? जब वस्तु कहां है? चौथी स्थिति है। जब वस्तु कहां है? ऐसे नीचे सबके लिख लेंगे। जब वस्तु वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र C व फोकस F के बीच है, ठीक है, फोकस F के बीच है। ये कितनी स्थितियां हो गई? 4। बाकी 2 स्थितियां जो है हम कल कर लेंगे आगे, ठीक है। बाकी 2 स्थितियां कल करते हैं। अपने से खींच के आइए, ठीक है, देखते हैं कितने लोगों का होगा। जितने लोगों का हो बताइए हमको कितने लोगों का 6 की 6 स्थितियां हो गई। 4 को समझ लिए हैं, बाकी 2 अपने से खींच सकते हैं। तो बाकी 4 का करिए, बाकी 2 स्थितियां जो है कल करते हैं, ठीक है।